अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला WXB हाइब्रिड 2022 मॉडल। ये टोयोटा कोरोला की 12th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2018 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2018 से ही पूरी दुनिया में आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ये शेप इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई। पाकिस्तान में अभी तक इसकी 11th जनरेशन चल रही है कोरोला की, जो कि काफ़ी ऑब्सोलीट हो गई है। 2014 से लेकर 2024 तक एक ही शेप आ रही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टोयोटा को इंप्रूवमेंट अब लानी चाहिए। और बाय द वे ये असल कोरोला है। इसके आपको बहुत सारे वर्जन देखने को मिलते हैं पाकिस्तान में। एक तो इसी शेप की हैचबैक कार आती है, फिर इस शेप में कोरोला क्रॉस भी आती है और इस तरह के और भी बहुत सारे वर्जन आते हैं, बहुत वेरिएशन आती हैं, लेकिन ये गाड़ी एक असल कोरोला है। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये 1800 सीसी पेट्रोल हाइब्रिड इंजन ऑफर करती है। यस, कोरोला को अब हाइब्रिड कर दिया गया है और ये वही इंजन है जो कि प्रियस में भी आता है और टोयोटा कोरोला क्रॉस में भी आता है। ये इंजन काफ़ी पावरफुल है, इकॉनमी के लिहाज से काफ़ी ज़बरदस्त है और इसके अलावा काफ़ी ड्यूरेबल भी है। अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये फीचर्स बहुत डिसेंट ऑफर करती है और वो क्या है मैं ये कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, और वो है इस गाड़ी की प्राइस, तो इसकी डिमांड 1,20,00,000 रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक ये वाली ब्रांच और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Corolla, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और इसकी प्राइस 1,20,00,000 रुपए है। मेरे ख्याल से ये प्राइस जस्टिफाइबल है इस तरह से कि ये गाड़ी एक तो फीचर बहुत सारे ऑफर करती है और अगर इसका कंपटीशन देखा जाए पाकिस्तान में तो सिविक RS जो है वो भी 1 करोड़ रुपए टच करती है। ये सोनाटा अभी 1 करोड़ समथिंग की है, जबकि ये गाड़ी साइज में सिविक जितनी है लेकिन लुक्स में उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिर ये गाड़ी टायर लो प्रोफाइल ऑफर करती है, रिम इसमें काफी एग्रेसिव आते हैं। ये गाड़ी फीचर भी सिविक से ज़्यादा ऑफर करती है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी हाइब्रिड है। ये आपको एवरेज भी 25-26 की देगी आराम से, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी एवरेज है। खैर, उन सारी चीज़ों के बारे में आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो फ्रंट इसका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इसकी हेडलाइट्स ही काफ़ी शार्प सी दी गई हैं, जो कि एक एक्स यानी कुल्हाड़ी की शेप की हैं और इसमें फिर सेंटर में पोजिशन लैंप दिया गया है जो कि लो और हाई दोनों काम करता है। इसमें काफ़ी बड़ी सारी DL कंटिन्यू करती है और इसके अलावा ऐसी ही कार एक हैचबैक भी आती है, इंजन उसमें भी ऐसा ही आता है और वो गाड़ी लिटरली एक पावर हाउस है। ये गाड़ी की परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी डिसेंट है। बाकी फीचर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, इस तरह से कि इसका जो ये एम्बलम है कोरोला एक्सियो का बेसिकली ये प्रिंटेड है। ये बेसिकली टोयोटा का एम्बलम नहीं है, ऐसा एम्बलम आपको फील्डर, एक्सियो या फिर इसकी हैचबैक वर्जन में देखने को मिलेगा और इसके अंदर ब्लू कलर की लाइनिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये कार हाइब्रिड है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, और साइन के अंदर रडार भी आता है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं और इसमें वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये वो एरिया है जहाँ पे ये गाड़ी लिटरली अपने पैसे पूरे करती है। लुक्स के लिहाज से ये बहुत एग्रेसिव है, टायर भी इस गाड़ी में लो प्रोफाइल है और इसके अलावा टर्टल लाइन्स में काफ़ी फ्लोई सी दी गई हैं, लेकिन इसके साइड कट्स भी थोड़ी अनकन्वेंशनल हैं। अगर बात कीजिए फीचर्स की तो फीचर यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं, इस तरह से कि इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, प्लस ये हीटेड भी हैं और इसके अलावा इसकी शेप मोस्टली नई कार्स में आने वाले साइड मिरर जैसी ही है। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे इसमें एयरप्रेस है कंपनी के, इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक और अनलॉक कर सकता हूँ। और इसके अलावा बाकी इसके डोर से टर्टल लाइन्स हैं ये बड़ी स्मूथ सी हैं। इसमें एक चीज़ काफ़ी डिफरेंट है और वो ये है कि ये गाड़ी हाइट के लिहाज से काफ़ी लो है। ये स्पेसिफिक कार क्योंकि जैपनीज इंपोर्ट है तो इसमें टायर भी लो प्रोफाइल लगे हुए हैं, इसकी वजह से इसकी हाइट थोड़ी सी नीचे हुई हुई है और जापानी गाड़ियों की सेल्फ भी थोड़ी नीचे ही होती है। पाकिस्तान में कोई गाड़ी लॉन्च होती है तो इसके टायर बड़े कर दिए जाएंगे और हाइट को भी थोड़ा ऊपर कर दिया जाएगा। बाकी ओवरऑल लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट सी है। बैक विंडोज़ की प्राइवेसी वाली हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये गाड़ी इंपोर्टेड वर्जन है और इसके अलावा ये गाड़ी सिविक जितनी नीचे है। इसमें एंट्री और कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, मुझे इसमें बैठना काफ़ी नीचे पड़ता है और निकलना भी इससे थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान में भी कोरोला आ रही है। बट अगर ये गाड़ी पाकिस्तान में आती है तो उसको मेरे ख्याल से ऊपर कर दिया जाएगा। और अगर बात की जाए इस एंड की तो यहाँ भी सब कुछ काफ़ी स्लीक सा दिया गया है। लेफ्ट पे जैसे फ्यूल डोर आता है। ये गाड़ी 1.8 फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसमें 2.0 ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी भी ऑफर होती है और 1.8 पे भी ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन ऑफर होती है। मेरे ख्याल से ये गाड़ी बेस्ट है क्योंकि आपको एवरेज बहुत अच्छी देगी। हाइब्रिड होने का पर्पस ये है कि गाड़ी मैक्सिमम एवरेज दे, लेकिन जब ऑल व्हील ड्राइव होने से एवरेज ही कम हो जाएगी तो फिर इस गाड़ी का फायदा क्या। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये फ्रंट जितना फ्लैशी नहीं है, यहाँ पे आगे चीज़ें काफ़ी बोरिंग हो जाती हैं। टेल लाइट इसमें बिल्कुल बेसिक सी दी गई है, इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं
ब्रेक के लिए, और उसके अलावा रनिंग लैम्प, और उसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे इंडिकेटर और रिवर्स दी गई है। सब कुछ यहाँ बिल्कुल बेसिक सा है। रेयर बम्पर भी काफ़ी सिंपल सा है, इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, एग्जॉस्ट इसमें राइट पे दिया गया है, और उसके अलावा यहाँ पे क्रोला का बैच दिया गया है, और इसके आसपास कुछ नहीं है। अगर आप इसका हैचबैक वर्जन लेते हैं तो उसमें क्रोला स्पोर्ट लिखा होता है, अगर आप क्रॉस ओवर लेते हैं तो उसमें क्रोला क्रॉस लिखा होता है। ये असल क्रोला है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि एक बड़ी ट्रिम है तो इसमें ये ऊपर डक्टेड स्पॉइलर दिया हुआ है, और अगर बात कीजिए इसकी ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी डिसेंट है। ट्रंक के अंदर यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, और स्पेस के लिहाज से ये एग्जिस्टिंग ग्रैंडी से ज़्यादा खुली है। इसके अलावा नीचे गिल्ट को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर आ रहा है। मोस्टली कार्स ने यहाँ से टायर निकाल दिया होता है, बट इस कार के केस में ये रखा गया है। बाकी इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस भी फोल्डेबल हैं एग्जिस्टिंग ग्रैंडी की तरह ही, और इसकी ट्रंक के अंदर इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छी दी गई है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर आपको बैठते साथ ही इस गाड़ी का बहुत सारी गाड़ियों का मिक्स एंड मैच लगेगा, जैसा कि क्रोला क्रॉस का, क्रोला स्पोर्ट का, या फिर कुछ हद तक प्रियस का भी, लेकिन उन सब ने इसकी कॉपी की है। ये असल कार थी, इसके बाद इसके आगे आइट्रेशंस वर्जन वगैरह आते रहे, क्रोला क्रॉस, क्रोला स्पोर्ट, लेकिन असल शेप ये लॉन्च हुई थी। खैर उन सारी चीज़ों को मैं आगे कवर करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। इसमें लेफ्ट राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं, और ये स्टीयरिंग व्हील पूरा ही लेदर की फिनिश में है। ऐसा ही स्टीयरिंग क्रोला क्रॉस में भी आता है जो कि पाकिस्तान में आ रही है, लेकिन डेफिनेटली वो फीचर्स के लिहाज से इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रिप डाउन है। इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसका क्रूज इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और बाय द वे ये क्रूज कंट्रोल भी एडप्टिव है, यानी कि अगली गाड़ियों के हिसाब से अपनी स्पीड को कम ये ज़्यादा करेगा। फिर नीचे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि मल्टीमीडिया के हैं, और उसके अलावा ये गाड़ी एयर बैग्स भी आउट ऑफर करती है। एक एयर बैग इसका स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में है, 4 पिलर्स में है, और 2 सीट के साइड पर हैं, और इसके अलावा इसमें हेडलाइट के अंदर ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, तो यहाँ पे ऑटो भी दिया गया है। फिर इसके फॉग लैम्प के कंट्रोल भी यहीं पे दिए गए हैं, और वाइपर इस गाड़ी में यहाँ पे लेफ्ट से स्टॉक दिया गया है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बहुत डिसेंट सा है, और इसके बीच में काफ़ी मैसेज स्क्रीन दी गई है, जैसा कि एस क्लास में आया करती थी किसी ज़माने में। अगर आप 7-8 मॉडल की एस क्लास देखें तो उसके भी सेंटर में ऐसी काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई होती थी। ये स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा हाई डेफिनेशन है, इंटरेक्टिव है, और उसके अलावा ये ड्राइव मोड्स के साथ साथ अपना कलर भी चेंज करती है। अगर मैं इसको स्पोर्ट में कर दूंगा तो ये रेड सी हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे आप इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि लेन डिपार्चर असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी सारी चीज़ें शो करवाती है जो कि यूजुअली कार्स में आती होती हैं, जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ऑडोमीटर वगैरह। इसके साइड्स पे डायल दिए गए हैं, ये नॉर्मल ही रहते हैं, इनके कलर चेंज नहीं होते ड्राइविंग मोड्स के साथ। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो हाउसिंग इस गाड़ी की सारी ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। इसके ऊपर ये लेदर दिया गया है, और इसके अलावा डैशबोर्ड में भी सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है। डैशबोर्ड के कॉर्नर्स में इसके स्पीकर्स दिए गए हैं, और इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसका एक काफ़ी बड़ा सारा मल्टीमीडिया डिस्प्ले दिया गया है। इस गाड़ी में सब कुछ काफ़ी सटल डिसेंट सा है, सिवाय स्क्रीन के। स्क्रीन मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी है, और सेंटर में बिल्कुल ऐसे ऊपर निकली हुई है। इसकी इनकॉर्पोरेशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, और अगर मैं यहाँ पे बैठ के इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ तो ये लिटरली मेरी विंड स्क्रीन का ब्लाइंड स्पॉट बन रही है। यहाँ से इसने लिटरली 2-3 इंच का एरिया कवर किया हुआ है मेरी विंड स्क्रीन का, तो मुझे बाहर देखने के लिए यूँ होना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी अजीब सी स्क्रीन है, लेकिन ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। ये वैसी स्क्रीन है जैसे कि अब टोयोटा की मोस्ट नई कार्स में आ रही है, जैसे कि फॉर्च्यूनर में, रेवो में, कैमरी में, क्राउन में, या फिर इस गाड़ी में भी। और इसके अलावा इनकी जो इंटरफेस है मिलती जुलती होती है, बस फीचर्स का फ़र्क होता है। फीचर्स के लिहाज से ये स्क्रीन काफ़ी इक्विप्ड है, इस तरह से कि इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह दोनों हैं। फिर इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स नेविगेशन, USB, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। और इसके अलावा इसमें फिर आप CD भी डाल सकते हैं। CD के लिए प्रॉपर नीचे यहाँ पे डॉल्बी ऑडियो के बैच के साथ CD का इंसर्ट दिया गया है। 2024 में भी आप इसके अंदर CD यूज़ कर सकते हैं। खैर इसके अलावा ये फिर गाड़ी के कंप्यूटर के साथ भी सिंक है, यानी कि आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाएगा, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। उससे नीचे फिर यहाँ पे इसके 4 इवेंट्स दिए गए हैं, और उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल की जो लुक है ये काफ़ी हद तक क्रोला क्रॉस से मिलती जुलती है, लेकिन ये क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल जोन है। मेरे ख्याल से ये चीज़ थोड़ी वियर्ड है। पाकिस्तान में अब जो सिविक ऑफर हो रही है लोकल, वो गाड़ी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, सोनाटा में भी आता है, जबकि ये गाड़ी उसी प्राइस ब्रैकेट पे होते हुए क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल जोन ऑफर कर रही है। मेरे ख्याल से जब ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगी तो इसको डुअल जोन कर दिया जाएगा, अगर ना किया गया तो यहाँ पे सिविक नंबर लेके जाएगी। बाकी प्रेजेंटेशन के लिहाज से ये डिसेंट है, डिस्प्ले इसका काफ़ी हाई क्वालिटी है, और उसके अलावा यहाँ पे इसके साइड मिरर डिफॉगर का कंट्रोल भी दिया गया है। इससे नीचे फिर यहाँ पे लेदर की फ्रिल दी गई है, और उससे नीचे फिर इसकी ये
सिल्वर वुड की फ्रिल दी गई है जो कि इसके डैशबोर्ड को काफी इंटरेस्टिंग लुक दे रही है। फिर डैशबोर्ड में यहाँ पे भी दिया गया है और साइड पे भी दिया गया है। इसके अलावा नीचे फिर यहाँ पे इसकी सीडी का इंसर्ट दिया गया है, यूएसबी इनपुट दिया गया है और नीचे इसका एक गियर वाला एरिया दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R and D और B की। बाकी सारे गियर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। बी बेसिकली ब्रेकिंग है, गाड़ी इंजन को लो गियर्स में लाके ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करती है। फिर इसके अलावा गियर से आगे यहाँ पे इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। इसमें टोटल 3 ड्राइव मोड्स आते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। इको में इसकी मीटर का डिस्प्ले काफी हद तक ग्रीन सा हो जाता है, नॉर्मल में ये ब्लू रहता है और फिर स्पोर्ट में करने पे इसकी बहुत सारी चीजें रेड हो जाती हैं। और बाय द वे आप स्क्रीन को भी रेड कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। उससे पीछे फिर यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। ये चीज पाकिस्तान में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई। पाकिस्तानी ग्रैंडे 2024 में भी हैंड ब्रेक हाथ वाली ऑफर कर रही है जो कि आप यूं खींचेंगे, जो कि सिविक 2015 से ऑफर कर रही है पाकिस्तान में। तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है। जब ये गाड़ी पाकिस्तान में आएगी तो उसकी पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक होगी डेफिनेटली। उससे पीछे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इस गाड़ी का स्लाइडेबल भी है। ये चीज ग्रैंडे ऑफर नहीं कर रही पाकिस्तान में। सिविक में ये चीज काफी पहले से आ रही है रिबॉन्ड से, बट अब टोयोटा ने भी देना शुरू कर दी है। बाकी इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसकी कैपेसिटी कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पे मैं कोई वॉलेट वगैरह ही रख सकता हूँ बस। बाकी यहाँ पे यूएसबी इनपुट दिया गया है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। ये सेंटर कंसोल सारा लेदर की फिनिश में है और सेम लेदर का सीट्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है, लेकिन ये सीट्स पार्शली लेदर में है, बाकी इसका एरिया फैब्रिक में दिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये बेसिकली स्वेटिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। जहाँ पे स्वेटिंग होती है वो एरिया फैब्रिक का है, बाकी सारे एरियाज लेदर के हैं ताकि ग्रिप अच्छी करें। और उसके अलावा इसकी सीट्स की लुक भी थोड़ी अनकन्वेंशनल सी है। इसकी पैडिंग काफ़ी साइड से आई हुई है, ये सीट्स आपको प्रॉपर हक करती हैं। और उसके अलावा इसका हेडरेस्ट देखने में ऐसा लगता है कि फिक्स है, लेकिन फिक्स नहीं है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा सेम लेदर इसका यही डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसके डोर्स भी काफ़ी लुक्स के लिहाज से डिसेंट से हैं। इसके विंडोज़ जो हैं ये चारों सिंगल टैप वाली आती हैं। इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ, यानी कि ऑल ऑटो। और इसके अलावा इसके साइड में भी रिट्रैक्टेबल है। इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के इस तरह से फोल्ड या अनफोल्ड कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं इसकी हेडलाइट्स के। इसमें हेडलाइट्स ऑटो लेवलिंग वाली आती हैं, यानी कि ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद नीचे जाके ऊपर आएंगी और इसके अलावा ऑटो लेवल करेंगी। फिर यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है और सीट्स स्पेसिफिक कार में हाथ से एडजस्ट करने वाली हैं, जबकि इसके बड़े वर्जन के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक भी आती हैं। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, लेकिन लाइट इन दोनों के लिए ही नहीं आती। और इसका रियर व्यू मिरर भी नॉर्मल सा है, जबकि पाकिस्तानी ग्रैंडे इवन रियर व्यू मिरर ऑटो डिमिंग वाला ऑफर कर रही है। तो कुछ चीज़ों में ग्रैंडे इससे भी आगे है, लेकिन खैर ये ओवरऑल गाड़ी ही बहुत बेहतर है। बाकी स्पेसिफिक कार हार्ड टॉप वाली है, इसमें सनरूफ वाले वर्जन्स भी आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैकपैक बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, ये एग्जिस्टिंग ग्रैंडे से भी कम है। मेरे पास लेगरूम यहाँ पे बिल्कुल पूरा है और हेडरूम भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगी तो इसमें बैक पे हर बंदे को इशू होने वाला है। बैक पे यहाँ पे 2 ही लोग कन्वीनियंटली बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एक तो इसमें सीट्स सेंटर से रेस हैं, सेंटर में इसमें थोड़ा सा हम्प भी आ गया है जो कि ग्रैंडे में नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थर्ड पर्सन को बैठने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट एडजस्ट किया जा सकता है। फीचर यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं, बट स्टिल इसमें एयरवेंट्स मिसिंग हैं। अगर एयरवेंट यहाँ पे आ जाते तो बहुत अच्छी बात थी। सेंटर में यहाँ पे डॉट दी गई है जहाँ पे यूजुअली एयरवेंट्स होते हैं और नीचे 2.1 एम्पियर के पावर आउटलेट्स दिए गए हैं। सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको मैं निकाल के एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें सीट बेल्ट्स भी दी गई हैं। बैक पे आईसोफिक्स के पोर्ट्स भी आते हैं यहाँ पे और इसके डोर्स के अंदर भी यही लेदर कंटिन्यू किया गया है सीट्स वाला। फिर इसके डोर्स के अंदर ये काफ़ी बड़े कप होल्डर्स दिए गए हैं आर्मरेस्ट के आगे ही, तो ये मेरे ख्याल से एक डिफरेंट सी जगह है इनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। बाकी बैक पे इसमें सिर्फ एक ही कैबिन लाइट दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन गाड़ी 2 ऑफर करती है, 1.8 पेट्रोल हाइब्रिड एंड 2.0 पेट्रोल हाइब्रिड। ये स्पेसिफिक कार 1800 सीसी है और इसमें ड्राइव ट्रेन भी 2 ऑफर होती हैं, ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव। ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो मेरे ख्याल से एवरेज के लिहाज से ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन होने वाली है। और ये गाड़ी कोई इतनी बड़ी कार नहीं है कि आपको 1800 सीसी इसमें अंडर पावर लगे। ये गाड़ी पावर के लिहाज से हर लिहाज से फिट है। अगर आप इसको सिविक से कंपेयर करें तो ये गाड़ी आरएस के बराबर है पावर के लिहाज से। अगर परफॉर्मेंस फिगर्स की बात की जाए तो ये गाड़ी कंबाइंड 140 के करीब हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, बट इसकी बॉडी थोड़ी छोटी है साइज़ में। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर की पावर भी ऐड हो जाती है और इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से इसकी जो इनिशियल पिक होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये गाड़ी आराम से सिविक आर के साथ कम्पीट कर सकती है और 1.8 को तो आराम से बीट कर सकती है। इसके अलावा ये सेकंड जनरेशन की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जो कि कोरोला क्रॉस में भी आ रही है, इसमें भी है, नई प्रियस में भी है।
और ये आपको तकरीबन 25 से 26 तक की एवरेज आराम से देगी। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ECVT आती है और उसी ट्रांसमिशन के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। इसका इंजन कैबिन काफ़ी टाइटली पैक्ड है और इसके अलावा यहाँ पे फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाती हैं। बाकी इसकी बोनट के अंदर कोई इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं आती, अगर मेरे ख्याल से होती तो अच्छी बात थी, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, टायर साइज़ जो है स्पेसिफिक गाड़ी में ये है 215, 45 और 17। इसमें 17 इंच का रिम है जो कि मल्टी स्पोक है और ये ग्रे कलर का है। इसके टायर की प्रोफाइल क्योंकि सिर्फ 45 है तो इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है और 215 होने की वजह से काफ़ी चौड़ा भी है। रिम इसमें 17 इंच का है और इसके अलावा ये गाड़ी ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक भी ऑफर करती है, यानी कि फ्रंट और बैक चारों में ही इसमें डिस्क ब्रेक दी गई है जो कि इसकी ब्रेकिंग को काफ़ी अच्छा बनाती है। फिर इस गाड़ी में ABS भी आती है और इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का EPS है जो कि अगेन इसकी राइड को काफ़ी स्मूथ बनाता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।